हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे थे चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट जो सम हमारे बाकी हैं उनको। फर्स्ट से लेकर 10 सम तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और उस लेक्चर का लिंक भी बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लेक्चर में देखिए आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्र dy इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को या तो हमें dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लेके आना है या dx बाई dy की फॉर्म में लेके आना है। यहाँ से साफ दिख रहा है, थ्रू आउट हमने डिवाइड कर दिया dy से, ये फॉर्म आ गई है। बट जो भी हमारी फॉर्म होती है dx बाई dy हो चाहे dy बाई dx हो, उसका कोफिशिएंट क्या होता है 1। तो हमें यहाँ से ये y हटाना है। थ्रू आउट हमने y से भी डिवाइड कर दिया। ये माइनस की टर्म थी, यहाँ आगे तो क्या होगी प्लस की टर्म। ये हमारे पास बन गई dx बाई dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। कंपेयर करें तो p की वैल्यू क्या आएगी 1 बाय वाई और q की वैल्यू क्या आएगी y। p और q इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फॉर्म में क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dy। तो 1 बाय वाई है, इसका इंटीग्रेशन log y। और हमें पता है e की पावर log fx किसके इक्वल होता है f ऑफ x के इक्वल होता है। तो e की पावर log y किसके इक्वल आ गया y के। सॉल्यूशन कैसे होता है इस फॉर्म का, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। तो ये हमने x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। इंटीग्रेशन y स्क्वायर का है, इंटीग्रेशन किया, सिंप्लीफिकेशन करते ही हमारा आंसर आ गया। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, x प्लस 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। यहाँ पे हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स को यहाँ ले आए तो dx बाई dy ये फॉर्म बनी है। थ्रू आउट हमने y से डिवाइड किया, dx बाई dy इक्वल टू x बाय y प्लस 3y। तो ये टर्म प्लस की थी, इसको यहाँ ले आए माइनस की। अब ये हमारे पास इसी फॉर्म में आ गई है dx बाई dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। कंपैरिजन करें तो p की वैल्यू क्या आ रही है -1 बाय वाई और q की वैल्यू क्या आ रही है 3y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dy। यहाँ से हमने इंटीग्रेशन किया 1 बाय वाई का log y, पावर में हमने log की प्रॉपर्टी लगाई कि पावर ऊपर चली जाएगी। e की पावर log fx को हम सीधा fx लिख सकते हैं और y की पावर -1 का मतलब 1 बाय वाई। ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस फॉर्म में सॉल्यूशन क्या होता है, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। ये y से y कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया x बाय वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 3 dy प्लस सी। यहाँ इंटीग्रेशन कर देते हैं, x बाय वाई इक्वल टू 3y प्लस सी। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y यहाँ पे डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में आ गया 3y स्क्वायर प्लस सी वाई। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, सिंपली हमारा सारे ही क्वेश्चन में एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। हम डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करके p और q की वैल्यू निकाल रहे हैं, उसी के हिसाब से हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसी के हिसाब से हमारा सॉल्यूशन आ रहा है। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा, dy बाई डी एक्स प्लस 2y टेंजेंट x इक्वल टू साइन x y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 3। ये कंडीशन देखते ही हमें पता चल रहा है कि इस बार ये हमसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांग रहा है, ना कि जनरल सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस फॉर्म की है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p और q की वैल्यू हमारे पास है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, टेंजेंट x का इंटीग्रेशन होगा log सीकेंट x। यहाँ पे हमने log की प्रॉपर्टी लगाई है, 2 पावर में चला गया, e और log कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x। ये बन गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। अब इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है, तो सीकेंट स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर x, और इसको क्या लिख सकते हैं कोस 2 टाइम्स है, एक टाइम साइन के नीचे लें तो साइन अपॉन कोस क्या बना हमारे पास टेंजेंट x, और 1 अपॉन कोस जो बचा हुआ है वो क्या बना सीकेंट x dx प्लस सी। ऐसा हमने क्यों बनाया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो होता ही हमारे पास क्या आएगा सीधा सीकेंट x प्लस सी। यहाँ पे क्या है
y सीकेंट स्क्वायर x इक्वल टू सीकेंट x प्लस सी, ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो कैसे निकलेगी, गिवन कंडीशन से, y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 3। तो यहाँ पे रखें y की वैल्यू 0 रखते ही तो ये टर्म 0 ही बन गई सारी, सीकेंट पाई बाय 3 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस सीकेंट पाई बाय 3, और सीकेंट पाई बाय 3 होता है 2, तो c की वैल्यू आ गई है -2। इस वैल्यू को जनरल सॉल्यूशन में रख दीजिए, y सीकेंट स्क्वायर x इक्वल टू सीकेंट x -2। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और कर सकते हैं हम, ये सीकेंट स्क्वायर x मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, तो क्या बनेगा, y इक्वल टू 1 अपॉन में सीकेंट x -2 अपॉन में सीकेंट स्क्वायर x। 1 अपॉन सीकेंट x क्या होता है, cos x, 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर x क्या बनेगा, cos स्क्वायर x। ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन और निकालना था। जनरल सॉल्यूशन के बाद रिक्वायर्ड जो कंडीशंस दे रखी है वो जैसे ही पुट करेंगे हमारे पास कांस्टेंट c की वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को वापस जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 14, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले हम सिंप्लीफाई करें, ये टर्म डिवाइड में चली जाएगी तो ये बचेगा। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ रही है, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू क्या आ रही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले, e की पावर इंटीग्रेशन dx। अब ये फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो सीधा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ फंक्शन, तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास कैंसिल आउट होके क्या बन गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन क्या बनेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ये पावर 2 है तो कैंसिल आउट हो गया, एक बार तो बचाई, ये बच गया हमारे पास। इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है बेटा, क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स x। यहाँ पे क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 y, ये आ चुका है जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखते ही तो 0 बन गया, x की वैल्यू 1, टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस c। हमें पता है टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 4, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस में पाई बाय 4, यहाँ रख दे c की वैल्यू, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x माइनस पाई बाय 4। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट सम देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बेटा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इक्वल टू साइन 2x। कंडीशन क्या है, y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में ही है, डी वाई बाई डी एक्स वाले में। तो p की वैल्यू क्या आ गई है, -3 कॉट एक्स, और q की वैल्यू क्या आ गई है, साइन 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log साइन एक्स, यहाँ पे लगाई है log की प्रॉपर्टी, ई लॉग कैंसिल आउट, और ये पावर माइनस में है तो ये 1 अपॉन में साइन क्यूब एक्स हो गया, और ये बन गया कोसिकेंट क्यूब एक्स। ये आ चुका है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन निकालें तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्यू इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और कोसिकेंट क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन क्यूब एक्स। अब एक बार तो ये कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर बचा, तो ये क्या बना, 2 बाहर आ गया, स्क्वायर को अलग अलग कर दिया, साइन 2 बार है तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसा करने से जो फंक्शन बनेगा उसका इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्ट आएगा। 1 अपॉन साइन एक्स तो बनेगा कॉसिकेंट एक्स, और कोस अपॉन साइन बनेगा ये कॉट एक्स डी एक्स प्लस सी, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, माइनस कॉसिकेंट एक्स।
तो क्या बना, y cos क्यूब x इक्वल टू -2 कोसिकेंट x प्लस c। ये कोसिकेंट है। अब कोसिकेंट क्यूब x यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या बनेगा -2, ये नीचे कोसिकेंट स्क्वायर x प्लस c अपॉन कोसिकेंट क्यूब x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 साइन स्क्वायर x प्लस c साइन क्यूब x। 1 अपॉन कोसिकेंट को लिख सकते हैं ना हम। तो ये बन गया हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। y की वैल्यू 2 है जब x π/2 है, तो यहाँ रख देंगे। y की वैल्यू 2 है जब x π/2 है। साइन 90 क्या होता है 1 प्लस c साइन 90 क्या होता है 1, -2 यहाँ जाके प्लस का 2, तो c की वैल्यू क्या आ गई है 4। यहाँ रख दीजिए y इक्वल टू माइनस में 2 साइन स्क्वायर x प्लस 4 साइन क्यूब x। ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, सिंपली अब तो बार बार इतने क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आपको बिल्कुल ही इजी लग रहे होंगे क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करने पे पी और क्यू की वैल्यू निकाली, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन क्यू इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सिंप्लीफाई किया, इंटीग्रेशन आते ही उसको सॉल्व करेंगे, वो बनेगा जनरल सोल्यूशन। कंडीशन को रखेंगे, वहां से कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी और इस कांस्टेंट की वैल्यू को वापस हमने जनरल सॉल्यूशन में रखा तो वो बना पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ना दे के कंडीशन दे दी है। अब यहाँ पे घबराना नहीं है। देखिए बेटा ये कितनी आसान है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या होता है dy/dx इज इक्वल टू किसके बराबर है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x और y, तो इसका सम है ना। तो ये बन गया हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। कितना आसान है। स्लोप ऑफ ए टेंजेंट टू द कर्व इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दीजिए। dy/dx यहाँ ले आए, माइनस में y इक्वल टू x, p की वैल्यू क्या आ गई है -1, q की वैल्यू क्या आ गई है x, ये बन जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन क्या आएगा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये आ चुका है हमारा जनरल सॉल्यूशन। क्या यही आंसर आएगा? नहीं, इसने हमें इनडायरेक्टली पॉइंट भी दे रखा था, क्या कि कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 रखेंगे, y की वैल्यू भी 0 रखेंगे, तो c की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1। वापस इसमें रखें y इक्वल टू -x -1 प्लस e की पावर x, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू e की पावर x। ये आएगा हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखिए बेटा कितना आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे बेशक आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी डायरेक्ट नहीं दे रखी थी, फिर भी किस तरह से आपने स्टेटमेंट से इक्वेशन को क्रिएट कर लिया कि किसी भी पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट वो क्या आएगा हमारे पास dy/dx। ठीक है, किसके इक्वल है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के सम। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x और y, उनके सम के बराबर है। ये आगे डिफरेंशियल इक्वेशन, बाकी तो सेम था। p और q की वैल्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर सॉल्यूशन आया जनरल सॉल्यूशन। पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था, तो c की वैल्यू आई, वापस जनरल सॉल्यूशन में पुट करते ही ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, ये आंसर आ गया। डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2 given that the sum of coordinates of any point on the curve exceeds the magnitude of slope of tangent to the curve at that point by 5।
इसने क्या कहा है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है मतलब वो डेरिवेटिव है, वो कोऑर्डिनेट्स के सम से 5 ज़्यादा है। मतलब कोऑर्डिनेट के सम में से अगर हम 5 घटा दें तो वो डेरिवेटिव के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये मैग्नीट्यूड को हटाएंगे मतलब ये वैल्यू हमारी प्लस की भी हो सकती है, ये वैल्यू हमारे पास माइनस की भी हो सकती है। अब इस क्वेश्चन को हमें 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार हम पॉजिटिव साइन को लेके चलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर हम नेगेटिव साइड को लेके चलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके चलेंगे। दोनों ही में हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, पॉइंट दे रखा है। मेन पॉइंट था आपका ये कि किस तरह से आप स्टेटमेंट से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। स्लोप ऑफ ए टेंजेंट का मैग्नीट्यूड कोऑर्डिनेट्स के सम से ये 5 ज़्यादा था, हमने इसमें से 5 घटा दिया, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, पॉजिटिव साइन लेते हैं फर्स्ट पार्ट में, तो ये बनेगा y यहाँ ले आए, डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इस फॉर्म में है। p की वैल्यू -1, की वैल्यू x -5, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन -1 dx, e की पावर -x, ये आया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए बेटा आगे का कैलकुलेशन पार्ट। सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। यहाँ पे अगेन हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ा, u इंटू में v, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx। इसका इंटीग्रेशन किया, फिर दोबारा इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन किया। ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन आ गया है। और सिंप्लीफिकेशन हमने क्या किया है, e की पावर -x मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में चला गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में चला गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ डिवाइड में चला गया, माइनस की पावर थी तो ऊपर जाके ये प्लस की पावर हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ हमने ब्रैकेट को खोला है, सिंप्लीफिकेशन किया है और ये आ चुका है हमारा जनरल सॉल्यूशन की सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसने क्या कहा था कि कर्व इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। हमने y की वैल्यू 2 रखी, x की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 0 रखी तो हमें c की वैल्यू मिली। वापस c की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। बाकी सेम तरीका था, नो चेंज। वो हमने पॉजिटिव साइन लिया था, अब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। p की वैल्यू क्या है 1, क्यू की वैल्यू क्या है -x प्लस 5, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx मतलब e की पावर x, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आगे का कैलकुलेशन पार्ट वैसे ही, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। देखिए बेटा आगे का पार्ट, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफिकेशन किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से e की पावर x मल्टीप्लाई में थी, यहाँ आएगी डिवाइड में तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड में e की पावर x है, ऊपर जाएगी तो e की पावर -x। यहाँ पे आ चुका है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। पॉइंट दे रखा था, c की वैल्यू निकाली, वापस पुट की तो वो बन गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बाकी तो बच्चे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। शुरू में हमें सिर्फ जो कहा गया था कि dy बाई डी एक्स इसका मैग्नीट्यूड कोऑर्डिनेट के सम से ये 5 ज़्यादा था तो इसमें -5 कर दिया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना। ये फॉर्म करते ही बाकी तो एक बार हमने पॉजिटिव साइन को लेके चलना है इसका, एक बार नेगेटिव साइन को लेके चलना है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आए उसको सॉल्व करते जाना है। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 18, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा आएगा। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई ही करें। यहाँ पे हमें 1 चाहिए तो x से डिवाइड कर दिया। अब ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है, किस फॉर्म में, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ y इक्वल टू क्यू। तो p की वैल्यू क्या आई है, माइनस में 1/x। हमें q की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात हो रही है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx, 1/x का इंटीग्रेशन log x, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी e log कैंसिल आउट, x की पावर -1 यानी कि 1/x। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया है। और अब डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर का लास्ट सम। अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 बनाए, कंपैरिजन किया, ये p की वैल्यू, ये q की वैल्यू,
डी एक्स बाय डी वाई की फॉर्म में है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई आएगा। तो ये बनेगा ई की पावर इंटीग्रेशन y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्र डी वाई। अब यहाँ पे अगर हम इसको फंक्शन बनाए, ऊपर इसका डेरिवेटिव बनाए तो क्या बनेगा, -2y हमें चाहिए। तो -2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और -2 से हमने डिवाइड कर दिया। अब नीचे फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, log ऑफ फंक्शन। यहाँ पे log की हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये पावर में चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, नेगेटिव है तो 1 अपॉन में √1 माइनस में वाई स्क्वायर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी बनेगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही निकालना था। बस बच्चे कैलकुलेशन पार्ट है, इंटीग्रेशन का आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से आप दिए हुए इंटीग्रेशन को सॉल्व करके अपने रिक्वायर्ड आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है बेटा, इसी के साथ ही आपका चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके बच्चे, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।